नसीन, ईरान की जानिब से नए फेज का ऐलान किया गया है और यह नया फेज इस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें क्रशिंग और इंपैक्टफुल रिस्पांस जो है वो दिया जाएगा और रैपिड रिस्पांस होगा। अभी ईरान ने 59th वेव जो है वो फायर कर दी है। कुछ घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले जो है उन्होंने 58 फायर की थी और अब जो वो 59 उन्होंने फायर की है, जिसमें पहली बार उन्होंने हज कासम जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए हैं। बड़ी जो सेंसिटिव साइट्स हैं इजराइल में वो निशाना बनाई जा रही हैं। तल अवीव तो मुसलसल निशाना बन ही रहा, लेकिन बाकी जो सेंसिटिव साइट्स हैं, बंकर्स हैं, कमांड सेंटर्स हैं, वो निशाना बन रहे हैं। अभी ये खबर आ रही है कि एक इजरायली जो कमांडर है वो इसमें निशाना बना है। तो अक्रॉस दी इसराइल, ठीक है ना। और उधर अंसारुल्लाह जो है वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो इलात है वो दोबारा से फाल जो वो ना हो सके और जो मेडिटेरियन सी की तमाम बंदरगाहें हैं उस पर ईरान जो वो अटैक कर रहा है। तो इस तरह से यानी अब उन्होंने मजीद जो वो एस्केलेट किया है। इसी दरमियान हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर इजराइल पर बहुत बड़े हमले होने जा रहे हैं और जो ग्राउंड कन्फ्रंटेशन जारी है उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि घात जब लगाए गए हैं और आपसी जो जंगें हैं ओआईसी ममालिक के दरमियान उनको आपस में लड़वाने की काफी ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं और अगर इसमें इजराइल कामयाब होता है तो ये उसकी बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। अब मिसाल के तौर पर कुवैत ने यह कहा है कि कुवैत के अंदर हिजबुल्लाह की प्रेजेंस है। हिजबुल्लाह ने कैटेगोरिकली स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट किया है कि हमारी उधर कोई प्रेजेंस नहीं है। तो यानी एक बयानिया है कि ईरान और रेजिस्टेंस ये इन ममालिक को जो है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या वहां पर जो है वो एक्टिव होने की ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोशिश कर रही है। तो ये बड़ा संगीन तरीन मामला है क्योंकि वहां पर बादशाह आते हैं और वो इस चीजों को ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये अब इस तरह के बयानिया जो वो कौन आगे बढ़ा रहा है। फिर मामला अब आ गया है आइलैंड्स के हवाले से, क्योंकि जो अमेरिकी मरीन्स हैं वो अगले 24 घंटों में पहुंच जाएंगे। तो इंडियन ओशन के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं। अब वो यहां पर आकर क्या करेंगे, वो आइलैंड्स के ऊपर जब वो अटैक कर सकते हैं, वहां पर कंट्रोल करने के लिए उतर सकते हैं। तो ईरान ने अपने तमाम जो जजीरे हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर है, जो खलीज फारस के अंदर है। और ईरान ने कहा है कि अगर इनके ऊपर अटैक किया जाता है, इन जजीरों के ऊपर, या इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो हमारा रिस्पॉन्स जो वो बिल्कुल डिफरेंट नौयत का होगा। और इसी दरमियान जो अली लारिजानी हैं उसके हवाले से इसराइल ये मुकम्मल दावा कर रहा है कि वो इसमें शहीद हो चुके हैं और बहुत ही घमंड जब इसराइल की जानिब से दिखाया जा रहा है। दुनिया को एक अजीब सी ताकत का सामना है। यानी अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन बना, उसके बाद की ये सारी दुनिया जिसमें एफर्ट हो रही है कि हम माजी की दुनिया से एक बेहतर दुनिया बनाएं। आइडियल दुनिया ज़ाहिर नहीं बनाई जा सकी, लेकिन माजी की दुनिया से फिर भी बेहतर थी। तो इसराइल की जो सारी कार्रवाइयां हैं और ये जो ज़ानिज़्म है, इसने उन तमाम जो एफर्ट्स हैं इंसानियत की, ना सिर्फ उनको रिवर्स किया है बल्कि और भी दुनिया को बदतरीन कर दिया। क्यों? क्योंकि आज तो बड़े मोहलक हथियार जो मौजूद हैं। आज तो जो ह्यूमन कॉस्ट है वो माजी की जंगों से कहीं ज्यादा है। तो जहां पर इसराइल दुनिया को ले आया है, जिस मॉरल बैंकरप्टेंसी के अंदर ले आया है, जो इखलाकी दिवालियापन इस वक्त दुनिया का निकल चुका है, अगर आप गौर करें तो किसकी वजह से निकला? ये जेनोसाइड किसने की है और ये जंग इस वक्त किसने छेड़ी है? ये इसराइल की जंगें हैं जिस पर वेस्ट की मुनाफकत है और जो इखलाकी दिवालियापन है वो निकला हुआ है। तो वो ज़ानिज़्म जो है वो उसका जिम्मेदार है। अब ये असैसिनेशन कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर बड़े घमंडी अंदाज में कह रहे हैं कि देखो, मतलब आप जरा अंदाजा करें कि ये दुनिया को इन्होंने बना के क्या रख दिया। और अभी तो इनका गोल है ग्लोबल सुपर पावर बनने का। तो अगर ये ग्लोबल सुपर पावर बन जाते हैं तो फिर ये दुनिया को चलाएंगे कैसे? इनके लोग जो है वो गुलामी को भी लीगलाइज समझते हैं कि वो होनी चाहिए। तो ये दुनिया को कैसे चलाएंगे? आप जरा सोचेंगे वो कैसा दौर होगा दुनिया का। नेतन्याहू कह रहा है कि अली लारिजानी को निशाना बनाकर हम ईरानियंस को एक चांस दे रहे हैं कि वो आएं और अपनी तकदीर संभाल लें, यानी गवर्नमेंट के ऊपर जब वो कब्जा कर लें, यानी खुली बगावत। इनको सबसे बड़ी तकलीफ इस वक्त यही है कि ईरानियन कौम मुतहद कैसे है। ईरानियन कौम अपनी ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों नहीं मार रही कि वो अपने ही मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दे, जैसे लीबिया के लोगों ने किया, जैसे बाकी मुल्कों ने किया। तो ये ईरानियंस अभी तक मुतहद कैसे हैं? ये बार बार, चूंकि ये इनके लिए सबसे आसान काम है, अंदर से लोग निकल आए और वो खुद धड़क तख्ता कर दें, उसके बाद वो मुल्क पड़ा और वो अवाम पड़े और वो खुशहाली और वो आपका अमन पड़ा हुआ जो लिबिया की हालत है। तो ये इनका सबसे बेहतरीन इनका टूल होता है और सबसे इनका फेवरेट मशगला है और इसमें इनकी कॉस्ट बड़ी थोड़ी आती है कि अंदर से बस हो जाए। तो ईरान में ऐसा चूंकि नहीं हो सका तो ये बार बार लीडर्स को मजीद निशाना बनाकर ईरानियंस को कह रहे हैं कि निकल आओ और ये कर दो वो कर दो। तो अब जो इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि अली लारिजानी पर $10 मिलियन का इनाम था, तो ये काम हमने फ्री कर दिया है। तो आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया को किन ताकतों का सामना है। एक इंसान को मार के कहते हैं ये देखो हमने कितना फ्री, दुनिया के लिए आसान बेहतरीन काम हमने किया। ये वाहिद एंटिटी है जो असैसिनेशंस करके उस पर फखरिया अंदाज में कहते हैं कि देखो। और ये रंग जब अब अमेरिका पर भी आहिस्ता से जब चढ़ रहा है और इस एडमिनिस्ट्रेशन पर तो बिल्कुल वो रंग चढ़ा हुआ हमें नजर आ रहा है, जो बड़े फखरिया अंदाज में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स को जब वो निशाना बनाया। अच्छा, ये इसराइल का आप ये वाला स्टेटमेंट देखिए। इसराइल कह रहा है कि हमारा जो गोल है, मेन गोल है, वो वहीं का वहीं मौजूद है। और वो गोल क्या है? वो यह है कि ईरान का मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम जब उसको तबाह करना
और ऐसी कंडीशंस पैदा करना कि यहां पर गवर्नमेंट चेंज हो जाए, यानी ईरान डिस्टेबलाइज हो जाए, ऐसी कंडीशंस पैदा करना। उसमें क्या है, इसको मुकम्मल कमजोर करना, मिलिशियाज को एक्टिव करना, लीडरशिप को निशाना बनाना, पुलिस को ये मुसलसल अटैक करते चले जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को। तो ऐसी कंडीशंस पैदा करना कि ईरान काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाए और फिर जब वो बगावत करवाई जाए। तो इसराइल का बुनियादी गोल जो वो वहीं पर है, ठीक है ना। तो ये ईरान एक ऐसी सूरत हाल से उसका सामना कर रहा है। अरे इनको सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि भाई ईरान अभी तक सर्वाइव कैसे कर रहा। अब हिजबुल्लाह ये कह रही है कि हम अगले घंटों में, और इसको इजरायली आर्मी ने भी कंफर्म किया कि इन द नेक्स्ट आवर्स हिजबुल्लाह टू लॉन्च वॉलीज ऑफ रॉकेट्स इन द कमिंग आवर्स। बहुत ज्यादा शदीद रॉकेट हमले जो हिजबुल्लाह करने जा रही है। और गुलानी जो ब्रिगेड है इसराइल की, ये सबसे उनकी वन ऑफ द एलीट ब्रिगेड है, इसको घात लगाया है। वायलेंट क्लैशेस आर करंटली टेकिंग प्लेस बिटवीन गुलानी फोर्सेस एंड हिजबुल्लाह इन सदर्न लेबनान। सो रिपोर्ट्स ऑफ गुलानी मेंबर्स फॉलिंग इनटू एम्बुश। हिजबुल्लाह की जानिब से घात लगाया गया है। और देखिए कब से हिजबुल्लाह इनके साथ लड़ रही है। अब 80 से अगर आप हिसाब लगाएं तो ये 50 साल के करीब अरसा बन रहा है। तो ये इन्होंने बार बार वहां पर इन्वेजन की है, बार बार ये घुसे हैं, फिर इंटेलिजेंस, फिर कोवर्ट ऑपरेशन, असैसिनेशन, ये सारा कुछ करते रहे, लेकिन हिजबुल्लाह ने इनका सामना किया। टर्की की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। टर्की ने कहा है कि इसराइल ये जो ग्राउंड अटैक किया है लेबनान के ऊपर, इससे बड़ा सीरियस ह्यूमन लॉस हो रहा है एंड मस्ट नॉट टर्न इनटू अ परमानेंट ऑक्यूपेशन। अब लेबनान को भी हम एक मुकम्मल ऑक्यूपेशन इसराइल का नहीं बनने देंगे और ना इसको बनना चाहिए। और फिर टर्की ने कहा है कि जो ईरान की जंग है, इट कैरीज ग्रेटर रिस्क, यानी एक ऐसी जंग जारी है जिसके साथ बहुत बड़े रिस्क जुड़े हुए हैं। ये अभी मजीद फैल सकती है, ये मजीद तबाही ला सकती है, तो इसको फौरी तौर पर रोकना बहुत जरूरी है। देखना अभी तक टर्की को ड्रैग करने की कोशिशें हैं, अरब ईरान को लड़वाने की कोशिशें हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान की जो दोस्ती है ये इसराइल और अमेरिका को हजम नहीं हुई। सऊदी अरेबिया तुर्की से जहाज खरीद रहा है, उनको हजम नहीं हुआ। तो बड़ा ग्रेटर रिस्क है ये जो जंग जारी है। तो बड़े मुश्किल टाइम से इस वक्त मिडिल ईस्ट के मालिक गुजर रहे हैं कि वो देखेंगे कि इसे कैसे निकलते हैं। जो पियर्स मॉर्गन हैं, ये ब्रिटानिया के एक बड़े यानी कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने अच्छा वैसे ये इसराइल के यानी बहुत बड़े नुमाइंदे, लेकिन अभी इनमें थोड़ा बहुत जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। और आज इन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा भी नहीं जानता है कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू अचीव, इसके गोल्स क्या हैं, ये कर क्या रहा है, इसके नताज क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ये ट्रंप को थोड़ा सा भी पता नहीं है, स्लाइटेस्ट भी इसको अंदाजा नहीं है कि ये कर क्या रहा है। यानी उसने तनकीद की है शदीद तरीन कि इसको पता ही नहीं है कि इसने दुनिया को कितने बड़े क्राइसिस के अंदर जब धकेल दिया। तो इसी दरमियान IRGC ये कह रहा है कि 59th वेव जब उनकी जानिब से लॉन्च की गई है, लेकिन अब ये एक नया फेज लॉन्च किया गया जिसके अंदर मजीद पावरफुल इंटेंस अटैक्स जब वो किए जाएंगे, बड़ा रैपिड पेस के अंदर क्रशिंग और इंपैक्टफुल स्ट्राइक्स की जाएंगी। क्योंकि देखें ना, काफी दिन हो गए हैं, काफी नुकसान पहले हो चुका है, अब ईरान मजीद अपनी पेस बढ़ा रहा है। इंपैक्टफुल और क्रशिंग और रैपिड तेजी के साथ अब वेव जब वो फायर की जाएंगी। तो अभी विद इन आप कह लें कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने नई जो वेव है वो फायर कर दी है। तो इंपैक्टफुल स्ट्राइक होंगी जो बड़ी बड़ी तबाही मचाएंगी। देखिए इसराइल के हवाले से एक बात ये समझ लें कि इसराइल को ना ही वर्ल्ड इकॉनमी से कोई फर्क पड़ता है, इसराइल को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या क्राइसिस पैदा हो जाए। इसराइल तो लव करता है दुनिया में क्राइसिस पैदा हो, रीजन में क्राइसिस पैदा हो, ये इसराइल को पसंद है ये बात। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाए और ये है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाएं, इससे इसराइल को जब वो फर्क नहीं पड़ता है। वो तो आप देखिए लेबनान में मजीद एक्सपेंशन कर रहा है, वहां पर जो जुल्म कर रहा है और ईरान पर जो बमबारी कर रहा है, तो उसको फर्क पड़ेगा अगर इसराइल को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। और साथ अमेरिका के ऊपर अगर प्रेशर आए तो वो इसराइल के ऊपर प्रेशर डालेगा, यहां से इसराइल को फर्क पड़ता है। तो ईरान इन दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, अमेरिका को भी प्रेशराइज कर रहा है जिससे डायरेक्टली प्रेशर जब इसराइल पर जाएगा, और दूसरी तरफ यह है कि इसराइल के ऊपर भी अब वो कह रहे हैं कि मजीद इंपैक्टफुल और क्रशिंग स्ट्राइक जब की जाएंगी। पहले भी उनका काफी नुकसान हुआ, लेकिन अब वो ईरान कह रहा है कि मजीद यानी क्रशिंग रिस्पॉन्स हम देंगे। तो जितना ज्यादा इसराइल का नुकसान होगा, यही वो चीज है जो इसराइल को रोकेगी, इसके अलावा कोई चीज इसराइल को नहीं रोकेगी। तो अक्रॉस द रीजन जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया है। इसराइल के अंदर मल्टीपल टारगेट्स हैं जिनको हिट किया गया है। पहली बार जो हज कासम यानी कासम सलमानी के नाम के ऊपर जो मिसाइल हैं वो पहली बार लॉन्च किए गए हैं। ग्रेटर तल अवीव एरिया के अंदर जब मिसाइल आकर गिरे हैं, और IRGC जो है वो बड़ा दावा कर रहा है, और बड़ा दावा यह है कि वो कह रहे हैं कि हमने इसराइल के अंदर जो अमेरिकन रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है उसको हिट किया। ये पहला बड़ा वाकया है। इससे पहले 2 गिरे हैं इराक में, एक गिरा था, एक डैमेज हुआ, 5 सऊदी अरेबिया में, लेकिन ये पहला प्लेन है जिसका वो दावा इसराइल के अंदर कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि जो ईरान बार बार उन बेसिस को हिट कर रहा था, बार बार निशाना बना रहा था, उसका जो टारगेट है वो ये रीफ्यूल प्लेन्स थे, वो फाइटर जेट्स थे, तो कम से कम एक रीफ्यूल प्लेन को तो हिट करने में वो कामयाब हो गया है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसराइल के हवाले से ईरान का अल्टीमेट गोल है कि जो बेसिस हैं वहां पर खड़े हुए जो जेट्स हैं, अगर वो हिट करने में ईरान कामयाब हो जाता है तो ये इस जंग का अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट होगा, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि इसराइल और अमेरिका के पास तो उनकी एयरफोर्स है, अगर वो डैमेज होना शुरू हो जाए तो फिर ये क्या करेंगे, समझ ना। तो जो मिसाइल उनके कम होंगे, जो इंटरसेप्टर कम होंगे, तब वो मौका आ सकता है कि ईरान इस काबिल हो जाए।
इसी दरमियान वो ये बता रहे हैं कि बैते शमेश का जो एरिया है ये यरूशलेम के अंदर है और तल अवीव के अंदर यहां पर उन्होंने हिट किया है, और जो अरबल के अंदर अमेरिकी बेसेस हैं इनको भी निशाना बनाया गया। ये कुर्दों का फैक्टर अभी मौजूद है, कुर्दों का फैक्टर खत्म नहीं हुआ, तो वहां पर अभी भी मुसाद और सीआईए की कोशिश जारी है कि उनको दाखिल किया जाए। अभी तक तो उन्होंने रिजेक्ट किया है, लेकिन इराक में नाज़रीन एक और क्राइसिस भी चल रहा है। वो ये है कि जो पीएमएफ है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, ये हमने आपको बताया ये इराक की फौज ही का हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर अमेरिका ने बमबारी शुरू की हुई है और अमेरिका ये समझता है कि जमीनी जंग में या इस जंग में आगे चलकर ये पीएमएफ जो है वो ईरान के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ेगी, तो इसके ऊपर इन्होंने बमबारी शुरू कर दी। अभी तक पीएमएफ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर इराक की जो गवर्नमेंट है जो बगदाद में है और जो अरबल के अंदर कुर्द गवर्नमेंट मौजूद है ऑटोनमस रीजन में, इनका आपस में एक तनाज़ा चल रहा है ऑयल पाइपलाइन के हवाले से। तो इस तरह के इशूज हैं जिनको अमेरिका और मोसाद जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है ना। इराक इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर यानी ईरान के अलावा कोई और मुल्क इस वक्त हालत जंग में है तो वो इराक है और लेबनान जारी तौर पर, और उसके बाद वो इराक है जहां पर मल्टीपल फैक्टर्स है, यानी इराक की रेजिस्टेंस है, उधर कुर्द फैक्टर है, उधर पीएमएफ के ऊपर अटैक्स हैं, मतलब वहां पर मल्टीपल फैक्टर जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। आईआर जैसे ये बता रहे हैं कि हमने कदर मिसाइल इस्तेमाल किया, इमाद, फतह, हज कसम, और इसके अलावा जो बड़े डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स है वो इस्तेमाल किए गए। ये वेपन्स हैं और इनका 1 टन जो है वो 2 टन है, ये सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जैसा कि न्यू फेज हमने शुरू किया है इंटायर रीजन में, सिर्फ इसराइल में नहीं हमले करेंगे बल्कि इंटायर रीजन में जो अमेरिकी बेसेस हैं इनको निशाना बनाएंगे। आगे चलते चलते हमने ये भी देखना है कि वो कौन सा थ्रेशोल्ड है कि गल्फ कहेंगे कि हम भी हमला करने जा रहे हैं। यानी अगर ये हमले 5, 10 दिन, 15 दिन जारी रहते हैं, अब देखो ना कितना टाइम तो हो चुका है, तीसरा हफ्ता मुकम्मल होने जा रहा है, तो अगर ये मजीद 5-10 दिन जारी रहे तो फिर क्या गल्फ मालिक कहेंगे कि नहीं हम हमला करने जा रहे हैं, या फिर इनकी सॉइल वो जैसे ईरान करेगा वो इस्तेमाल हो रही है, तो आगे आने वाला एक एक दिन मजीद खतरनाक जो वो होता चला जाएगा। बहरहाल अब अमेरिका के अंदर भी काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है और इजरायली लॉबी जो है उस वक्त बड़ी शदीद तनकीद की जद में है अमेरिका में, और वहां पर यह डिबेट हो रही है कि इस जंग में हमें लेकर कौन गया है। तो वो कह रहे हैं इसकी सोलो जिम्मेदार जो वो इजरायली लॉबी है जो हमें बार बार इसराइल के मफादात में हमें इन जंगों में लेकर जाता है। देखें, इराक में अमेरिका आया, बाकी मुल्कों में आया, अमेरिका ने तो कुछ भी फायदा नहीं उठाया और ना ही इराक उसमें फाते हुआ। इराक ने भी कुछ फायदा नहीं उठाया, अमेरिका ने भी कुछ फायदा नहीं उठाया। तो उसका फायदा तो अगर किसी को हुआ तो सिर्फ इसराइल को हुआ कि इराक भी तबाह हुआ और अमेरिका भी कमजोर पड़ा, तो इसराइल को तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अमेरिका ने उसमें से कुछ हासिल नहीं किया। तो अब वहां पर यही बात चल रही है कि ये इजरायली मफादात में हमें जंगों में ले जाया जा रहा है। देखिए, अमेरिका ईरान जंग से कभी फाते होकर नहीं जा सकता, बल्कि जितनी कॉस्ट उसको पे करना पड़ जाएगी, फतह तो फिर बेमानी हो जाएगी, जितनी कॉस्ट वो पे करेगा। क्योंकि एक मुल्क है वो ऑलरेडी कमजोर मुल्क है, वो आपके लिए कोई खतरा नहीं है, वो आपके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है, आपके साथ हर मुमकिन तामुन करने के लिए तैयार है, तो और आपको क्या चाहिए। लेकिन आपने फिर भी उस पर जाकर हमला ही करना है तो फिर आप नुकसान उठाएंगे जिस तरह से अमेरिका उठा रहा है। कितना क्राइसिस दर क्राइसिस है जिसका अमेरिका को सामना है। ईरान तो कह रहा था हम आपके लिए अपनी एनर्जी मार्केट्स खोल रहे हैं, आपकी कंपनीज यहां पर आए, हम आपसे बोइंग तैयारी भी खरीदेंगे, हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक ट्रेड डील जो वो बना सकते हैं। बहरहाल इनको एक क्रूसेड लड़ना था इसराइल के लिए। अब आईआरजीसी के जो ग्राउंड फोर्सेस है, ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि गल्फ के अंदर जो हमारे आइलैंड्स हैं ये हाईएस्ट रेडीनेस के अंदर हैं और क्रश करेंगे दुश्मन को अगर वो यहां पर आए। तो ये अगला फेज है, मतलब 2-4 दिनों के अंदर अंदर इस आइलैंड्स के ऊपर कुछ ना कुछ जब वो हो सकता है। अच्छा, मैक्रोन की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट और हजीमत जब वो सुपर पावर के लिए बना हुआ है। तो मैक्रोन ये कह रहे हैं कि फ्रांस तो किसी रोल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, लेकिन हम तब आएंगे अगर वहां पर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनता है कि जब ईरान पर हमले रुक जाएंगे, जब स्ट्राइक्स रुक जाएंगी, सीज फायर हो जाएगा, तब हम आएंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ईरानियन कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी वहां पर एस्कॉर्ट करने के लिए। ईरान की मर्जी के बगैर हम नहीं आएंगे, ईरान की कोऑर्डिनेशन और उनकी इजाजत बगैर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जितना ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ डिस्टेबलाइज हो रहा है, अगर ये जंगबंदी हो भी जाती है तो इसको स्टेबलाइज करने में काफी टाइम चाहिए होगा। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम आ सकते हैं, लेकिन फिर वो भी ईरान की मर्जी के साथ। एनी जो इंटरनेशनल कोalition बनेगा विल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन विद इरानियंस के कोऑर्डिनेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम वहां पर जाएं, वहां पर इरानियंस अटैक कर दें तो फिर हम क्या करेंगे। ट्रंप के भी जरा गिले शिकवे सुन लें। एक शख्स जो है वो रोज अपने आप को मजीद अपनी क्रेडिबिलिटी जब एक्सपोज कर रहा है, कहता है कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है नेटो ममालिक की। जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूरोपियंस, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं, नेटो ममालिक की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, आप जरा अंदाजा करें, उन्होंने इनकार कर दिया, अब ये कह रहा है हमें जरूरत नहीं है। भाई जरूरत नहीं थी तो पहले ही ना कहते। तो सबसे पहले ये कहा कि हमें किसी के बेड़े की जरूरत नहीं है, हमने जंग जीत ली है। फिर कहा फौरी मदद भेजो और नहीं भेजोगे तो तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हशर होगा। उन्होंने फिर भी नहीं भेजा, अब कह रहा है मुझे जरूरत ही नहीं है। तो कहता है मोस्ट ऑफ आवर जो नेटो एलायंस हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि वो रेडी नहीं है इस ऑपरेशन में ईरान के खिलाफ हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, फिर आप इसका एक घमंड भी देखिए, वो इजराइल वाला रंग इधर भी चढ़ रहा है। कहता है कि बिगेस्ट प्रॉब्लम ईरान में यह है कि मुझे पता नहीं है कि वहां पर बात किसे करनी है, क्योंकि वहां पर एवरीवन देयर इज डाइंग, हर कोई तो वहां पर मर रहा है।
तो मैं बात किस, यानी आप जरा एक फिरौनियत का अगला दर्जा भी देखें, तो लीडर्स को निशाना बना के आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं वहां पर बात किससे करनी, ये पता लग जाएगा। एक मुल्क जो है वो रेडी हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में अमेरिका के साथ वो जाएगा। एक मुल्क आ गया दरमियान में, और मुल्क कौन है? इस्टोनिया। इस्टोनिया जो है बाल्टिक सी के अंदर है, छोटा सा मुल्क है, और ये जो है वो साबका सोवियत यूनियन का हिस्सा है, छोटा, बहुत छोटा सा मुल्क है, ठीक है ना। तो इस तरह के छोटे मुल्क एक पब्लिसिटी स्टंट होता है ना, और वैसे भी वो रशिया मतलब किसी भी वक्त वहां पर जाकर कोई कुछ भी कर सकता है, तो वो बस एक होता है कि भाई ट्रंप को खुश करने के लिए या सुपर पावर को खुश करने के लिए, मतलब कोई हैसियत नहीं है इस्टोनिया की। आपने नाम भी शायद सुना है कि नहीं सुना, लेकिन इस्टोनिया जो कह रहा है कि हम आ रहे हैं और हम अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे। अच्छा जी, वो फ्रांस नहीं आ रहा, बरतानिया नहीं आ रहा, जर्मनी नहीं आ रहा, इटली नहीं आ रहा, नेदरलैंड नहीं आ रहा, स्पेन नहीं आ रहा, लेकिन इस्टोनिया आ रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो आखिर में ये आप हेडलाइन देखिए कि यूएस इजरायली लॉबी टू ब्लेम फॉर वॉर ऑन ईरान, फॉरेन पॉलिसी। यानी आज फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है कि जिम्मेदार कौन है, ये जो इतना बड़ा डिजास्टर इस वक्त अमेरिका फेस कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? तो वहां पर ये डिबेट हो रही है कि इसका जो जिम्मेदार है वो इजरायली लॉबी है, और ट्रंप जो है वो इस लॉबी के हाथों खेला है और उसने ईरान पर जाकर जंग लॉन्च की। यानी अमेरिका में तो इस बात पर इत्तेफाक है कि इस जंग में हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, हम ईरान का नुकसान कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें से हम लेकर कुछ नहीं आएंगे, फायदा कुछ भी नहीं लेकर आएंगे। हाँ, इजराइल अपने अंदाज से गेम खेल रहा है और उसको ईरान उस अंदाज में जवाब भी दे रहा है, लेकिन जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, ईरान ने अमेरिका के लिए जंग मुश्किल तरीन बना दी, और उसकी कॉस्ट ही इतनी होगी कि इसमें जीत जो है वो बेमानी हो जाएगी। सो अनएक्सपेक्टेड जो डेवलपमेंट्स है वो होती चली जा रही हैं, अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, और अंदर प्रेशर यह है कि हु बेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एस्केलेशन, जिम्मेदार कौन है इस जंग का। सो डिफाइनिंग द इजरायली लॉबी एंड पॉलिटिकल फ्रेमिंग। इजरायली लॉबी जो है वो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर रही है, और ये इजरायली लॉबी है क्या? ये कोalition है इंडिविजुअल्स की और ऑर्गेनाइजेशंस की, यानी इसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, जैसे बड़े बड़े ज़ायनिस्ट बिलियनर्स हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें खुद ट्रंप का दामाद भी तो सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट है ना, उसके अलावा मरियम एडेल्सन और ये सारे बहुत बड़े ज़ायनिस्ट बिलियनर्स हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एपैक और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो सपोर्ट फॉर इजराइल अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डलेस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी डिसीजन, यानी उन्होंने मुकम्मल अपने हाथ में किया हुआ अमेरिका को, एक सुपर पावर को उन्होंने मुकम्मल अपने हाथ में किया हुआ, और आज हम उसकी तबाही भी देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप ही के साइन से आखिरकार ये जंग शुरू हुई है, तो वो जिसके भी हाथों में गया है, लेकिन कसूरवार तो ट्रंप ही है, क्योंकि उसके साइन से ही ये जंग शुरू हुई है। और आखिर में देखिए कि ट्रंप का जो इनर सर्कल है इन शेपिंग यूएस पॉलिसी डायरेक्शन, वो भी मुतासर है यानी कि इजरायली लॉबी से, मतलब उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी ज़ायनिस्टों से भरे पड़े। तो ये जनाब इस वक्त की काफ़ी गंभीर सूरत हाल है, और बड़े बड़े सेंसिटिव हालात मजीद आगे आने जा रहे हैं, और ग्राउंड जो अटैक है उसका रिस्क भी एग्जिस्ट करता है, जो न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी है उसका रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं कि आगे मामला किस तरफ जाएंगे। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर किया हमने, राज और आकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।